इजराइल की सरहद से दूर इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी संगठन हमले करने लगे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने दावा किया है कि यमन के हूती आतंकवादियों ने भी इजराइल की ओर 2 क्रूज मिसाइलें दागी थीं। इस बीच अमेरिकी सरकार $100 अरब का विशेष बजट इस जंग के खर्च को लेकर मंजूर कराने वाली है। अमेरिका से सैन्य साजो सामान और गोला बारूद इजराइल पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने पास रखे 2 आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को देने की घोषणा कर दी है। इस सब के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी दो तरफा हलचल है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक का दौरा कर चुके हैं। आतंक से लड़ाई में ब्रिटेन इजराइल के साथ है, लेकिन फिलिस्तीनियों की फिक्र ब्रिटेन ने भी जताई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध पीड़ितों को जरूरी मदद समेत फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ के रुख को दोहराया है। बाकायदा उनकी ओर से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की गई है। लेकिन जिस तरह अमेरिका यूरोप के साथ देश इजराइल के साथ खड़े हैं, उसी तरह से मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों के अंदर गाजा पट्टी में हो रही बमबारी को लेकर नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने सख्त लहजे में कहा है कि गाजा पट्टी में बेगुनाह लोगों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या गाजा पट्टी पर शुरू हुई आतंकवाद से जंग की चिंगारी अब पूरे मध्य पूर्व में फैलती हुई दिखाई दे रही है? क्या अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हो रहे हमले इस जंग को गलत दिशा में धकेलते नजर आ रहे हैं? और क्या गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मानवीय सहायता शुरू कर आतंकवाद से लड़ाई को टारगेटेड रखने में अमेरिका इजराइल कामयाब हो पाएंगे? इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध एक तरफ पसरता दिखता है। गाजा पट्टी से जंग की चिंगारी लेबनान सरहद और लेबनान से सीरिया, इराक और यमन तक पहुंचती दिख रही है। तो दूसरी ओर बुद्ध की धरती से युद्ध में शांति का संदेश पीएम मोदी ने दिया है। तीसरी तस्वीर दुनिया की उस कोशिश की है जिसमें गाजा पट्टी में युद्ध की पीड़ितों तक मानवीय राहत पहुंचे। पहले बात इजराइल और हमास की जंग की। इस जंग की खबर यह है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में एक रात में 100 ठिकानों पर आतंक के खिलाफ प्रहार किया है, जिसमें दक्षिणी गाजा के अल जैतून इलाके का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च सेंट पोर्फिरियस हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। हमास ने इसे बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के बाद ईसाई धर्म के दूसरे केंद्र पर किया गया हमला बताया, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। जंग के इलाके से दूसरी खबर लेबनान बॉर्डर से आई, जहां इजराइल के उत्तरी सरहद पर सुरक्षा में तैनात इजरायली सेना के टैंकों पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने गाइडेड मिसाइल से हमला करके उसका वीडियो भी जारी कर दिया। इस बैटल ग्राउंड से चंद किलोमीटर दूर आज तक की टीम भी इसकी गवाह बनी। लगातार एक्सचेंज चल रहा है दोनों के बीच में। हम सेफ्टी में हैं क्योंकि यहाँ पीछे पहाड़ है और सामने हमारे बिल्कुल सामने गया है, ये सामने गया है और क्या आपने देखा हवा में गया है, जो हवा में गया बिल्कुल मिसाइल का जाता हुआ हमने गोला दिखा है। दिन के टाइम आप उसका फायर देख पाते हैं, रात को तो आपको लगातार देखिए लगातार फायर चला दोनों साइड से। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है और इजराइल की उत्तरी सरहद पर भी अब जंग का हल्का रंग दिखने लगा है। हालांकि लेबनान की मौजूदा हुकूमत इस जंग से दूर रहने के दावे कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग की आग पहले लेबनान बॉर्डर तक पहुंची, फिर लेबनान से दूर यमन तक हूती आतंकवादियों के हमले शुरू हो चुके हैं। इधर सीरिया से लेकर इराक तक अमेरिकी सेना के खिलाफ कथित तौर पर ईरान समर्थक आतंकवादियों ने छिटपुट हमले शुरू किए हैं। युद्ध की भड़कती चिंगारियों के भविष्य को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब $100 अरब का फंड जंग में झोंकने की तैयारी कर ली है। वैसे बाइडेन ने एक दिन पहले ही अपने संबोधन में गाजा पट्टी से लेकर यूक्रेन तक चल रही जंग में ईरान को अमेरिका का दुश्मन बताया और दोनों मोर्चों पर अमेरिका का अडिग रुख भी साफ किया। इसी कड़ी में अमेरिका ने इजराइल को बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप भी भेज दी है और उसके अलावा पहली खेप में अमेरिका ने इजराइल को हथियार गोला बारूद भेजा है। अमेरिका से रोज ऐसी शिपमेंट इजराइल पहुंच रही है जिसमें प्रिसीशन गाइडेड हथियार, छोटे बम, 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद और कई जरूरी साजो सामान है। इस युद्ध में हो रही बेगुनाहों की मौत और उनके जीवन को पैदा हुए खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया मानवीय राहत पहुंचाने की पहल कर रही है।
भारत की ओर से पीएम मोदी ने भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत की और गाजा में अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताया। भारत ने मानवीय मदद भेजते रहने की बात कहकर स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का अपना संकल्प भी दोहराया। उधर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से विशेष मुलाकात की। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर अमेरिका भी खाड़ी के अन्य देशों से लगातार संपर्क में है और अब अमेरिका ने विशेषकर मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने के रोड मैप पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये सहायता गाजा पट्टी के लोगों तक कैसे पहुंचेगी? गाजा में खंडहर हो चुकी इमारतों और हजारों जख्मी लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए राहत बचाव टीम को उसी जमीन पर उतरना पड़ेगा जिस जमीन पर इजराइल के दुश्मन चारों ओर बिखरे पड़े हैं। अब इजराइल, अमेरिका, मिस्र और यूएन को यही तरीका तलाशना है जिसमें पीड़ितों तक राहत पहुंचे और आतंक से जंग बाधित भी ना हो। तेल अवीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ अशरफ वानी, इजराइल लेबनान बॉर्डर, आज तक। गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी है। हवाई हमले करके हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर सामने आई है लेबनान बॉर्डर से, जहां पर हिजबुल्लाह की ओर से लगातार इजराइल पर आक्रमण किया जा रहा है, तो पलटवार इजराइल की ओर से भी किया जा रहा है। लेबनान इजराइल बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिनका हम सीधे रुख करेंगे। अशरफ, अभी के वहां पर हालात क्या हैं? क्योंकि जंग का एक नया मोर्चा जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चित्रा, न सिर्फ जमीन पर ये जंग का मोर्चा खुल रहा है बल्कि जिस समंदर के तट में खड़ा हूं वहां से भी ये जंग का मोर्चा अब खुलता दिख रहा है। पहली बार पिछले 14 दिन के दौरान गुरुवार को हिजबुल्लाह ने मिसाइल से नेवी बेस जो है इजराइल की इसी समंदर तट पर मेरे से पीछे कुछ ही किलोमीटर उस पर हमला किया और उसके बाद समुद्री सुरक्षा जो है वो भी इजराइल ने बढ़ा दी है। पहले ही अमेरिका के जो युद्धपोत है वो इस खाड़ी में, इस मेडिटेरियन सी में पहले ही इसकी निगरानी कर रहे हैं और अब इस्राइल को 4-4 जगहों पर जो है दुश्मनों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ गजा में हमास के खिलाफ और उसके साथ साथ जो दक्षिणी लेबनान है वहां पर भी अब हमास ने जो है दूसरा मोर्चा हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के खिलाफ खोला है। यहां तक कि अभी मेरे पास जो खबरें आ रही थी उसमें यह कहा गया कि एक लड़ाकू जो है फलस्तीनी ग्रुप का, उसने जो है यहाँ पर ये सीमा लांग के जो दक्षिणी लेबनान है वहां से जाके इजराइल के एक शिवर कैंप पर हमला किया है। उसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है वहां पर क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि इजरायली सेना ने उस इलाके में जो कि दक्षिणी लेबनान से लगता है उसका उत्तरी हिस्सा वो न सिर्फ खाली कराया है बल्कि वहां पर अपने हथियारों और अपनी फौज की तादाद और तैनाती बढ़ा दी है। यहाँ पर लगातार रात में जो है दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है दक्षिणी लेबनान में, जहां एक तरफ से हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है इजराइल के सैन्य ठिकानों को और वहां के कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट को, और वहीं जवाबी कार्रवाई में जो है सैकड़ों की तादाद में तोप जो है वो इस्राएली सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों और यहाँ दक्षिणी लेबनान में दागे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी एक बड़ी लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो चुकी है, उसके बारे में भी अशरफ आपसे हम जानेंगे कि उस समय 2006 के हालात क्या थे और ये नया मोर्चा परेशानी को और ज्यादा किस तरह से बढ़ाने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ जल्दी से जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में बीती रात 100 आतंकवादी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। गाजा पट्टी में तो अब तक हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकी संगठन ही इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन इस जंग में चिंता की जो सबसे बड़ी बात क्या है वो आपको नक्शे के जरिए हम बताने चले जा रहे हैं। यह है गाजा पट्टी, आप जहां पर देख रहे हैं यह गाजा पट्टी है। इस जंग के कितने मोर्चे हैं दरअसल ये बताने की कोशिश है, जहां युद्ध के बीच चल रहा है लगातार इजराइल की ओर से यहां पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, दोनों तरफ से रॉकेट और बम दागे जा रहे हैं। लेकिन गाजा और इजराइल की सीमा से अब ये जंग इधर उत्तरी इजराइल की सीमा पर भी फैल चुका है। वो देखिए ऊपर लेबनान दिखा रहे हैं, जब हमने आपको जानकारी दी लेबनान से किस तरह से हिजबुल्लाह की ओर से लगातार फायर किया जा रहा है और यहां पर मुश्किलें पैदा की जा रही हैं सीधे इजराइल के लिए। यहां लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह आतंकवादी हमले कर रहा है। गाजा के बाद लेबनान की सरहद युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग से दूर अब इजराइल के अलावा अमेरिका भी आतंकवादी संगठनों के हमलों का निशाना बन रहा है। पिछले 3 दिनों में इराक से लेकर सीरिया तक कई जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, अमेरिका पर इराक में 2 जगहों पर हमले हुए हैं।
यहां पर दिखा रहे हैं अमेरिका पर इराक में 2 जगह में हमले हुए हैं। एक पश्चिमी इराक में आइन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया है। इराक में आइन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया है। बगदाद एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर सामने आई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये हमले की खबर सामने आई। फिर इधर उत्तरी इलाक में अल हरीर एयरबेस पर भी ईरान समर्थक तश्किल अल वारिथिन नाम के आतंकवादी संगठन की ओर से हमले का दावा किया गया है। इराक के अलावा सीरिया में होम्स के पास अल्तांस नाम के इलाके में अमेरिकी सेना इलाके पर 3 बड़े हमले हुए हैं। अब देखिए अमेरिका पर भी हमले शुरू हो गए हैं। सीरिया, इराक दोनों ही जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसका दावा किया जा रहा है सीरिया के दिएर एज़ोर के उत्तर में कोनित्जो अमेरिकन बेस पर भी 2 रॉकेट हमले करने की खबर सामने आ रही है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यहां दूर लाल सागर में जो अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत यूएसएस कार्ड खड़ा है, उसने भी 2 क्रूज मिसाइलें डिटेक्ट की थी जो इजराइल की ओर जा रही थी। उसे फिलहाल मार गिराया गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि यमन से ये मिसाइलें यमन से हुती आतंकवादियों की ओर से लॉन्च की गई थी। मतलब ये है कि इजराइल भले गाजा पट्टी में जंग लड़ रहा हो और हमास के आतंकवाद को खत्म करने के प्रण पर वो अडिग हो, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन के पक्ष में खुलकर खड़े हिजबुल्लाह से लेकर ईरान जैसे देश भी हैं, इनके समर्थन से और भी तमाम आतंकवादी संगठन हैं जो अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि इसमें किसी भी हमले में किसी जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कथित तौर पर ईरान समर्थक आतंकवादी संगठनों की ओर से ऐसे हमले जारी रहे और अमेरिका ने सख्त कार्रवाई कर दी तो मामला और आगे बढ़ने की आशंका है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, हमास को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से बड़े प्लान का ऐलान किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर की ओर से कहा गया है कि हमास की सैन्य प्रशासनिक क्षमता खत्म करेंगे। गैलेंट की ओर से इस बारे में दावा किया गया है। आपको बता दें, आज ही जाकर उन्होंने अपने तमाम सैनिकों से मुलाकात भी की है, आईडीएफ के तमाम अपने सोल्जर्स से मुलाकात की है। हमास को खत्म करना इजराइल की जिम्मेदारी है। गाजा पट्टी में नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करेंगे, यानी नई सिक्योरिटी, नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात की जा रही है। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए, सीधे रुक कर लेंगे। लेबनान इजराइल बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अगर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से नई सुरक्षा व्यवस्था गाजा पट्टी में करने की बात निकलकर सामने आई है, तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? अशरफ। चित्रा, इसका मतलब माने यही है कि जो पहले दिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम घुसेंगे, एक टनल को तोड़ेंगे, गाजा में जाकर दबाव बढ़ रहा है इजराइल पर, न सिर्फ अब मुस्लिम देशों का और खाड़ी के देशों का, बल्कि साथ ही साथ कुछ जो न्यूट्रल वॉइसेस है, जैसे जिसमें टर्की माना जाता है, जिसमें रशिया ने बात की है, और जिसमें जिस तरह से चीन ने अब कहीं ना कहीं अपने जो कूटनीति है वो शुरू कर दी है इस पूरे इलाके में। तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है और इसराइल के लिए है ही। जब अमेरिका के लिए होगी तो यही कारण है कि शायद लगता है मुझे कि जो जमीनी तौर गाजा में घुसने की बात इसराइल कर रहा था उसको वो टाल सकता है, क्योंकि पहली बार हमने देखा पिछले 14 दिन के दौरान अमेरिका ने राफा बॉर्डर से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका इजाजत है, और ये भी यूनाइटेड नेशंस ने गारंटी ली है अमेरिका से कि जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड जो 20 के आज जा रही हैं उन पर कोई भी इजरायली हमला नहीं करेगा। जब ह्यूमैनिटेरियन एड पर हमला नहीं करेगा तो जाहिर है इजराइल के लिए बड़े हमले हमास के खिलाफ या फिर गाजा पट्टी में करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ह्यूमैनिटेरियन फेज में आ गया है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है जो जमीनी तौर इजराइल की तरफ से ये तैयारियां हो रही थी पिछले 14 दिन के दौरान से गाजा में घुसना, उन्होंने एक इलाका खाली भी किया था। ठीक है, तकनीकी दिक्कत आ रही है। अशरफ, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। वारिस पठान जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ तो वहां पर जिस तरह के हालात हैं उसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दे दी, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट को फोन लगाकर उनको हर तरह की मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की बात करना, क्योंकि अब तक आप लोगों की ओर से लगातार भारत सरकार के इजराइल वाले स्टैंड पर उनकी आलोचना की जा रही थी। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए चित्रा जी, दुनिया जनता को ये कहा जा रहा है कि इजराइल जंग लड़ रहा है हमास से, मगर दुनिया जनता देश पूरी देख रहा है कि इजराइल जंग लड़ा है मासूम फिलिस्तीनी बच्चों के साथ, जिसका आंकड़ा भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जाहिर किया है कि पिछले 13 दिनों के अंदर इजराइल ने 1524 बच्चों का कत्ल कर दिया गाजा
पट्टी पे। तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, टेररिज्म है, और इसराइल टेररिस्ट स्टेट है, उसको इंटरनेशनल रूल ऑफ वॉर के अगेंस्ट में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट भी होना चाहिए नेतन्याहू को, ये हमारा बोलना है। बात नंबर 2, हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, भारत के साथ खड़े थे, भारत की नीति के साथ खड़े थे। 1977 में ही अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जो थे लेट, उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से खुले तौर से एक साफ कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर दिया है और उसको ये खाली करना होगा। इतना कड़क अल्फाज में उन्होंने कहा था। उसके बाद महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला सपोर्ट कर रहे, बराक ओबामा सपोर्ट कर रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अपने देश की, उसने तो 2 दिन बाद ही एक प्रेस नोट के थ्रू कहा था कि नहीं, हम फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंस के साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट किया कि हम फिलिस्तीन के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो फिलिस्तीन को हम देंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। ऋषि सुनक ने पहले इसराइल का सपोर्ट किया, बाद में 10 मिलियन पाउंड का सपोर्ट कर दिया जाके उसने फिलिस्तीन के लिए। जो बाइडन ने इसराइल का सपोर्ट किया, मगर फिलिस्तीनियों के लिए उन्होंने $100 मिलियन का एक पैकेज बना दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए, हम मजलूमों के साथ खड़े हुए। यहाँ पे इसराइल ऑपरेसर है, फिलिस्तीनी ऑपरेस्ड है। तो हमेशा इंसानियत का तकाजा यह है कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। यकीनन हमास की ओर से जो पहले जुल्म ढाया गया था, इजराइल के बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद पलटवार हुआ। लेकिन फिलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं उनके जिस तरह से जान जा रही है, यकीनन वो परेशान करने वाली है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोन कॉल बहुत कुछ करता है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के भीतर से कम इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है। जफर इस्लाम साहब, उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जहां गलत होगा उसको गलत बताया जाएगा। इसी वजह से इजराइल पर जब आतंकवादी हमला होता है तो पीएम की ओर से ट्वीट किया जाता है, और फिलिस्तीन में जब इस तरह के हालात बनते हैं, जब आम नागरिकों को इस तरह से मारा जाता है या फिर उनकी जान जाती है, तो फिर वहां के राष्ट्रपति से उनकी ये बातचीत। पुराना स्टैंड हिंदुस्तान का। देखिए चित्रा जी, हिंदुस्तान कोई मिडिल ईस्ट कंट्री का पार्ट नहीं है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री का पार्ट। हिंदुस्तान की एक अलग वजूद है, अलग नीति है, अलग पॉलिसी है, अलग विचार है, अलग स्टैंडिंग है ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हमें अपने हित पे सोचना है, अपने हित पे फैसला लेना और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े रहना है। इसी का जो इजहार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डे 1 में, जब हमास ने इस तरह के टेररिस्ट एक्ट किया तो उसके खिलाफ खड़े रहे। और जब फलस्तीनी बच्चों को और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, तो वो भी ये बताने के लिए कि हमारा स्टैंड, देश का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम आम नागरिक के साथ बिल्कुल खड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम खत्म करने के साथ, लोग उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो उनको खत्म करे। तो हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म कहीं से भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, और आज नहीं है हमारा स्टैंड है, डे 1 से हमारा स्टैंड है। तो उस हर प्लेटफॉर्म से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज दुनिया में उठाई है, और जितना इन्होंने बात की है शायद किसी दुनिया के ग्लोबल लीडर किसी ने बात नहीं की। लेकिन ये स्टैंड भी हमारा बिल्कुल है, फलस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इजराइल को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, इस तरह से आम नागरिकों की हत्या करना जो है गलत है और इसको रोकना ही पड़ेगा। दुनिया इसको देख रही है कि इजराइल ने जिस तरह से निहत्थे बच्चों की जो हत्या किया और जिस तरह से हमास जिस तरह से टेररिस्ट एक्ट किया, वो दोनों में कोई समानता होनी नहीं चाहिए, ये जरूर उसको दिखाना चाहिए। वारिस पठान जी, आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। बाकी मैं तहसीन जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, जल्दी से वारिस पठान जी। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो भक्त हैं आपके, उनको भी आप ये मैसेज दे दो जो लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल, उनको बोल दो कि पूरा देश खड़ा है फिलिस्तीनियों के साथ। और जो ये लिख रहे हैं ना आई स्टैंड विद इसराइल, आप तो देश के साथ खड़े रहिए ना, वो लोग हैं आप देश के साथ खड़े रहिए ना। देश का स्टैंड क्लियर है, देश की सरकार का स्टैंड क्लियर है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं। हम कोई तो मेरी बात मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं है। अरे मिडिल ईस्टर्न कंट्री थोड़ी हम, आप जो भी चाहिए ऐसा बीच में बोलना अच्छी बात है, तहजीब है, ये तमीज है, आपको ये तमीज है। अरे आप अच्छा बीच में बोलना अच्छी बात समझिए, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बीच में हमें, मैं चोर आदमी हूं, मिर्ची लगी तो आराम से जवाब दो,
मिर्ची लगी तो आराम अरे से क्या जवाब दो, मिर्ची पानी लगी? पी के, इतना आप घाई इस में तरह नहीं की बोलने का, जरा बेहुदा सुन लो बात मेरी बात। बेहुदा बात मत कीजिए। आराम से, हमने- आराम से। अरे बीच मिर्ची में आपके बीच बस में की बीच नहीं में है, पड़े नहीं, पूरी आराम बात से क्या बात आप सोच रहे हो करेंगे, मोदी अरे के आराम साथ से मैंने बात आपको- करेंगे, आपको एक एक देश करके अपनी के बात बताया, रखेंगे, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तू मैं नहीं, तू मैं नहीं, प्लीज। हमें युद्ध दुनिया के जैसे साथ- मसले पर और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस मसले पर तू मैं नहीं। जल्दी से अपनी बात को पूरी कर लीजिए जफर इस्लाम साहब। वारिस पठान जी उसके बाद में आ रही हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, जो कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है जिस तरह का स्टैंड लेते हैं हम भी उसी तरह का स्टैंड, ठीक ऐसा है। नहीं हो सकता। ठीक है, देश स्टैंड लेता है, देखिए 3 चीजों के बारे में। टेररिज्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, वो उठाते रहेंगे और टेररिज्म के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, ये हमारा जो है कमिटमेंट है। लेकिन जहां तक पैलेस्टीनियन की बात है, हो सकता है कि अरब जवाब देने दो। का व्यू दूसरा हो सकता है, उनका व्यू बिल्कुल वन साइडेड होगा। हमारा ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े हैं, ठीक है। देश खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। ठीक है, और इसीलिए अब मैं जवाब ले लेती हूँ। फिलिस्तीन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यकीनन उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आम लोगों की वहां पर जान जारी है। लेकिन वारिस पठान जी, हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमास आतंकवादी संगठन की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, बेगुनाहों की जान ली गई थी, इजराइल के यहूदी नागरिकों का कत्लेआम किया गया। तो उस पर अपनी बात अगर कोई कह रहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो उसमें क्या गलत हो गया वारिस पठान जी? देखिए, टेररिस्ट किसे बोलते हैं, एक्ट ऑफ टेरर क्या है, एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ होता है, कुछ इंटरनेशनल लॉ क्राइम, वॉर क्राइम्स के भी होते हैं, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। आप किसी का पानी नहीं काट सकते, आप किसी का फ्यूल नहीं काट सकते, आप किसी की मेडिसिन बंद नहीं कर सकते, आप किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं बंद कर सकते। इजराइल में गाजा में पानी काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, खाने पीने की चीजें बंद कर दिया, फूड मेडिसिन जाने के लिए रोक दिया, तो टेररिस्ट इजराइल है। इजराइल ने 4000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया, 1550 बच्चों का नरसंहार कर दिया। इजराइल टेररिस्ट है। इस यूरोपियन कंट्री की जो महिला अध्यक्ष हेड, उन्होंने रशिया यूक्रेन के वक्त कहा था कि अगर जो इस तरह की चीज करे वो एक्ट ऑफ टेररिज्म में आता है, तो आज इजराइल एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है, मगर आज वो खामोश है। वो इजराइल क्योंकि देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हमास आतंकवादी संगठन जिसने यहूदियों का कत्लेआम किया, जो अभी 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। अच्छा सुनिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक भी मर्तबा अपने मुंह से हमास का नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है भारत देश के, उन्होंने अपने मुंह से एक भी मर्तबा हमास का नाम लिया? भारत देश ने अब तक इस वक्त तक हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया? क्यों नहीं किया? करो, मैं भी नाम लूंगा। ये तो तालिबान को भी बोलते थे आतंकवादी, अब तो तालिबान के साथ ट्रेड चालू हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया, तो आप लोग की बात पर भरोसा करेगा कौन? आपके अरे पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहना गलत है क्या? पहले आप बीजेपी के साथ खड़े हो तो क्या बजरंग दल के साथ खड़े हो गए? विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े हो गए? आरएसएस के साथ खड़े हो गए? अरे बीजेपी के साथ खड़े होना अलग बात है आपके लिए, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ बाकी लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, एक सेकेंड सर, आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, उसको आतंकवाद ही कहा जाएगा, वो चाहे किसी भी रूप में सामने आए, और उसको कहने की हिम्मत होनी चाहिए हर किसी के भीतर। तहसीन पूनावाला जी अपनी बात कही, उसके बाद में आपने हमारे साथ दोनों मेहमान एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी। तहसीन पूनावाला जी। नमस्कार चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और शुरुआत में मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनके जैसे लोगों ने हमारे देश को सुरक्षित रखा, इसलिए हम लोग सुरक्षित है। सो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ चित्र जी। देश का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का दुर्भाग्य, और अक्सर मैं सुशांत जी के साथ ये मजाक करता हूँ ट्विटर स्पेसेस पे, कि हमारी वर्तमान सरकार, मौजूदा हुकूमत है और विपक्ष है, दोनों इतने स्प्लिट है कि बीच की बात कर ही नहीं पाते, लॉजिकल बात। मौजूदा हुकूमत, वर्तमान सरकार, जिसका मैं विरोधी हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं पॉलिटिकली खिलाफ हूं, उनका स्टैंड बिल्कुल सही था इस मामले को लेकर। लेकिन देखिए, न बीजेपी के प्रवक्ता उसको क्लैरिफाई कर पा रहे, न विपक्ष क्लैरिफाई कर पा रहे। क्या किया मानेंगे प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ हम खड़े हमास के खिलाफ, जो एक टेररिस्ट आतंकवाद था, लेकिन भारत का स्टैंड पैलेस्टाइन के साथ है 1967 के रेजोल्यूशन को लेकर। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के भी कार्यकाल में हमने कभी भी पैलेस्टाइन के खिलाफ वोट नहीं किया, और कल जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो वाकई तारीफ काबिल है।
क्योंकि इस वक्त पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है, और ये गांधी का मुल्क है, ये नेहरू का मुल्क है, ये वाजपेयी का मुल्क है, ये करना जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके एक पॉलिटिकल रीजन भी है। पॉलिटिकल रीजन इसकी ये है कि आज अगर हम सब एज इस पैनल पे चाहते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट सीट मिले, हम सब चाहते हैं, हमारा जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगा, हमारे वोट्स कहां से आएंगे? ग्लोबल साउथ से। पूरा ग्लोबल साउथ पैलेस्टाइन के साथ है, अफ्रीका से पूरा अफ्रीका यूनियन पैलेस्टाइन के साथ है, और इन दो टेरिटरीज के साथ, ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन यूनियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ऑनेस्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा भारत के रिश्ते बढ़ाए। शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की। तो मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, हमस एक आतंकवादी संगठन है, ये बात वारिस पठान जी की बिल्कुल सही है कि क्यों मौजूदा सरकार ने उसको नहीं घोषित किया, उसको घोषित करना चाहिए, लेकिन भारत पैलेस्टाइन के साथ है और इजरायल के मासूम लोगों के साथ भी। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। प्रशांत सरीन जी, एक तो बार बार ये जो सवाल उठ रहा है कि हमास को लेकर, चूंकि पश्चिमी देशों का रुख बिल्कुल साफ है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या दूसरे कंट्रीज हो, उनकी ओर से हमास को आतंकवादी संगठन आईसिस जैसा करार दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुस्तान की ओर से हमास को आतंकवादी संगठन के तौर पर संबोधित क्यों नहीं किया जा रहा सरकार की ओर से, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि अमेरिकी सैन्य साजो सामान पर, उसके पोत पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वो क्या दर्शाता है? चित्रा जी, जहां तक आपके पहले सवाल का मामला है कि वारिस पठान जी, इजराइल को भी भारत ने टेररिस्ट स्टेट तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन इजराइल को टेररिस्ट स्टेट बुलाते हुए वारिस पठान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हुए वारिस पठान को बहुत मिर्चें लगती हैं और वो नहीं बोलते कि वो एक आतंकी गुट है। जहां तक आपके सवाल का मामला है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि भारत की एक कानून प्रणाली है, दूसरे देशों की अपनी कानून प्रणाली है। अगर आप भारत का यूएपीए लॉ देखें, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि उनकी कुछ ऐसी हरकत होनी चाहिए जो भारत के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेरर फाइनेंस को लेकर के हो, मतलब आतंकियों को पैसा देने के लिए हो, उनको समर्थन देने के लिए हो, आतंकी गुटों की गतिविधियां हो, यहां पर उनकी कोई कार्रवाई हो, तमाम 5-6 उसके पैरामीटर्स हैं। उसके बाद ही आप किसी संगठन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप हमास देखिए, जब आईसिस का यहां पर कोई प्रेजेंस नहीं था, तो आपने आईसिस को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया था। उसका यह मतलब नहीं था कि आप आईसिस के साथ सहमति जता रहे थे। वैसे ही आपने अलकायदा को भी नहीं किया था, बाद में आपने किया जब उनके आपको फुटप्रिंट्स यहां पर नजर आए, उनके पच्चीन यहां पर नजर आए, तब आपने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। जहां तक हमास का मामला है, उसका अभी तक कोई भारत के अंदर किसी तरीके की प्रेजेंस नहीं है, ना तो पैसे के लेन देन में, ना कोई कार्रवाई है, ना कोई रिक्रूटमेंट है, कुछ भी नहीं है अभी तक, जहां तक सरकार की समझ है या सरकार के पास जो जानकारी है। तो किस बेसिस पे आप भारतीय कानून के तहत उनको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे? जो उन्होंने किया इजराइल में, वो बिल्कुल टेररिज्म है। देखिए, अब वारिस पठान, अगर औरतों का रेप हुआ और वो भी उनकी सहेलियों के डेड बॉडीज के बीच में, वारिस पठान के सर पर कोई जू नहीं रेंग थी। अगर वहां पर बच्चों का कत्लेआम हुआ, पूरे परिवारों को वाइप आउट किया गया और कोल्ड ब्लड में किया गया, डेलिबरेटली किया गया, ये नहीं कि गलती से हो गया या बम गिर गया या कुछ इस तरीके, डेलिबरेटली किया गया, सोच समझ करके किया गया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये आतंकवाद नहीं मानते, लेकिन बाकी चीजों को ये आतंकवाद मानते हैं। तो ये एक तो दोहरे इनके मापदंड दिखाता है। दूसरी चीज ये है कि यही काम अगर टर्की करता है वहां पर कुर्दों के खिलाफ, तब वारिस पठान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुसलमान को मारता है तो वो बिल्कुल हलाल चीज है, अगर कोई और कुछ करता है तो वो हराम हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वारिस पठान कहां से आ रहे हैं, लेकिन टर्की ने यह किया। ये जंगों में आप इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करते हैं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। आप वाटर सप्लाई को, यूक्रेन ने डैम नहीं डिस्ट्रॉय किया क्राइमिया में, वो वॉर क्राइम्स के तहत आया था। किसने बोला कि वो वॉर क्राइम्स था? मैं आपको 500 और एग्जाम्पल दे सकता हूं, जनरल साहब भी यहां पर बैठे हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, जहां तक अमेरिका का मामला है, और यही हमारे को खतरा नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से कॉन्स्टेंटली, या ईरान के जो हवारी हैं या जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हिजबुल्ला हो, वो इराक में वो कतैब हिजबुल्ला है, वो ये सारे जो संगठन हैं जो ईरान के साथ कहीं ना कहीं पे मिले हुए हैं,
उनकी कार्रवाइयां जो हो रही हैं, या हुजी जो वहां पर हैं यमन में हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको ईरान शायद कहीं ना कहीं पे ये माना जा रहा है कि उनको वो प्रोत्साहित कर रहा है कि आप ये कार्रवाई करें और इस जंग को फैलाएं। बिल्कुल। अगर ये जंग फैलती है देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर आप इसको सीमित भी नहीं रख सकते, कोई पीस प्रोसेस भी नहीं शुरू हो सकता, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल और मुझे नहीं लगता चित्रा जी कि जो बाकी खाड़ी के देश हैं, खास तौर पर जो अरब मुल्क हैं, वो जो वहां पर जो हालात हैं उससे तो वो जरूर नाराज हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये जंग फैले और इस आग में वो भी लपेटे में आए, नंबर वन। और वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान जो है वो सडनली इतना बड़ा हो जाए कि इन लोगों का कोई औचित्य ना रहे इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। तो मेरे ख्याल वो भी बहुत खौफजदा हैं, वो गुस्से में भी हैं, और उनका गुस्सा शायद हमास और ईरान के ऊपर ज्यादा है, जिन्होंने इस सारे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया है, बनस्बत इसके कि वो इजराइल के ऊपर उनका गुस्सा ज्यादा हो। ज्यादातर हिस्सों में वेट एंड वॉच वाली स्थिति जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन गाजा की ये जो चिंगारी है वो महायुद्ध की आग में तब्दील ना हो जाए, इसको लेकर डर की आशंका भी इस वक्त बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद वारिस जी आप जवाब दीजिएगा उनके सवालों पर। शंकर प्रसाद जी, मेरा सीधा सा सवाल है, एक तरफ तमाम मुल्कों की ओर से, उसमें अमेरिका को, पश्चिमी देशों के तमाम दूसरे भी मुल्कों को शामिल कर लें, सभी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप गाजा पट्टी पर हमले कर रहे हैं तो हमास के जो ठिकाने हैं सिर्फ उन्हीं पर, क्योंकि आम लोगों की जान नहीं जाए। इसको लेकर अब आपको ग्राउंड अटैक करना होगा, क्योंकि हवाई हमले में यकीनन जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है इसने सभी को हैरत में भी डालकर रखा है, परेशान भी कर रखा है। लेकिन ग्राउंड अटैक के लिए अभी इजरायल अपने कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उनके पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से बयान आता है कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पर जितनी बड़ी तादाद में गाजा पट्टी में अपने आप को हमास ने फैलाकर रखा हुआ है वो इजरायली सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि इस पे किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे आने वाले वक्त में हो सकती है, उसके बारे में अगर आप प्रकाश डाल पाए इजराइल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 30 मिनट तो पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुन ली, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं आर्मी की तरफ से केवल एक मिलिट्री की तरफ से इसका एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे 2-4 मिनट देंगे तो। नहीं तो आप मेरे को काट सकती हैं जब आपका मन करे। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि ओवरऑल इसकी सिचुएशन क्या है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त इट्स अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म वो होता है जिस तरह से आपने हमास का हमला इजराइल के अंदर देखा, वो देखा, उन्होंने निहत्तों को मारा, उन्होंने जैसे सुशांत सरीन साहब ने कहा औरतों के संग व्यवहार किया और बच्चों को मारा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है टेररिज्म की, उन्होंने वीडियोग्राफ करके वर्ल्ड को दिखाया, और वर्ल्ड को दिखाया इस मारे कि टेररिज्म होता क्या है। हम टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट इस चीज को प्रोपागेंडा करके और दहशत फैलाता है। हमारे संग आप कुछ करेंगे तो हम आपके लोगों के संग ये करेंगे। दूसरी बात, आज की तारीख इस मोमेंट तक 200-250 पता नहीं कितने लोग होस्टेज बना के रखे हुए हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह का इसमें क्या रोल है? हिजबुल्लाह को किसने कहा कि आप इजराइल के अंदर लेबनान से हमला शुरू कर दीजिए? इट्स रिकग्नाइज, चाहे कोई माने न माने, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता किसने उसको माना है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि हिजबुल्लाह इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर और कोई नहीं जानता तो उसकी पोजीशन है। तीसरी बात, जो आपने इराक के अंदर हमला दिखाया अमेरिकन के ऊपर, वो किसने किया? किसी रेगुलर आर्मी ने किया क्या? वो भी तो टेररिस्ट ने किया है। किसी ने, किसी का भी ग्रुप हो, किसी ने तो सपोर्ट किया होगा उसको। जो सीरिया, जरा खत्म कर लेने दीजिए मेहरबानी करके, अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी अगर आप पॉलिटिकली करना चाहती हैं तो करती रहिए। दूसरी बात, अपनी बात सुन तो लीजिए जी, बोले जो सुन लीजिए मैडम, प्लीज सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। सीरिया के अंदर जिसने हमला किया वो किसने? आतंकवादियों ने किया कि किसी रेगुलर आर्मी ने किया? उनको सपोर्ट कौन कर रहा है वो आप सबको मालूम है। तो इस वक्त अगर आप वर्ल्ड की सिचुएशन देखें तो इस इलाके में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, इस इलाके में इट्स ए फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और टेररिज्म के लड़ने के मैं समझता हूं कि पूरा जो विश्व है एक साथ जुड़कर चलना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन, कौन कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जानी चाहिए? इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन एड विच मस्ट बी गिवन, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड सो यस्टरडे। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि जो 200-250 आदमी आज होस्टेज रखे हुए हैं उनका क्या होगा? पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, खाना मत दो, ये तो गलत है, ठीक है मान लिया। लेकिन वो जो 200-250 आदमी वहां बैठे हुए हैं उनका क्या है?
वो कोई उनकी कोई उनका ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? उनके संग क्या व्यवहार हो रहा है आपको मालूम है क्या? उन्होंने कल एक टीवी पे एक 99 मंथ्स का एक बच्चे को टेररिज्म के हाथ में दिखाया। क्या वो टेररिज्म आज भी नहीं हो रहा? दैट इज यस्टरडेज न्यूज। उन्होंने एक फोटो दिखाई उस बच्चे की, 9 महीने का बच्चा है, उसको उठा के वो फोटो खींच के दिखा रहे हैं, उसके पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं कि देखिए भैया आपका बच्चा हमारे पास है, अगर आप हमारे संग कोई पंगा लेंगे तो इस बच्चे को हम एक एक बूटी बूटी करके मारेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अब इराक का क्या, इजराइल का क्या इशू है? इजराइल हैज टू रिलीज हिज होस्टेजेस। अगर होस्टेज को छोड़ दें तो ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। फिर देखी जाएगी आगे चल के कि किस तरह से रणनीति बनती है कि हमास को कितना खत्म करना है और हिजबुल्ला को कितना करना है और वहां पे गाजा पट्टी में जाके बैठना है कि नहीं बैठना। दैट्स ए वेरी फ्यूचरिस्टिक टॉक। इस वक्त की सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि होस्टेज को रेस्क्यू करना है, साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड भी देनी है। आप पिछले 6 दिन से देख रही, 7 दिन से देख रही हैं कि इजराइल के जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, टैंक फोर्सेज हैं, इन्फेंट्री है और जो उनके ग्राउंड फोर्सेज हैं, वो सब तैयार बैठे एंटर करने के लिए। नहीं कर रहे एंटर। क्यों नहीं कर रहे? इसी मारे नहीं कर रहे कि अगर हम एंटर करेंगे तो और वहां पर नुकसान होगा और लोग मारे जाएंगे और इनोसेंट लोगों की डिस्ट्रक्शन होगी। लेकिन जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे तो ये होस्टेज को छोड़ेंगे नहीं, और जब तक होस्टेज को छोड़ेंगे नहीं तो ये पंगा चलता रहेगा। तो हाउ लॉन्ग इज इजराइल गोइंग टू एक्सेप्ट इट? कल आप देखिएगा वो एक और पिक्चर दिखाएंगे वीडियो पे कहीं हमास वाले कि हमने लेडीज के संग क्या किया है, हम उसको वीडियोग्राफ करके दिखाएंगे, फिर एक आदमी को गोली मार के मार देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो क्या ये वर्ल्ड कब तक देखती रहेगी? देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग द होस्टेज रिलीज। आप होस्टेज को रिलीज करा दीजिए। अगर आप लोग इतने इस फेवर में बैठते हैं तो यह मसला काफी हद तक कम से कम शांत तो हो जाएगा। हल तो नहीं होने वाला इतनी जल्दी। ये लड़ाई तो बहुत सालों से चल रही है बिटवीन पैलेस्टाइन, हमास और इजराइल। लेकिन इसको अगर आपने शांत करना है तो प्लीज फर्स्ट टॉक अबाउट रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली सेंड देम ह्यूमैन। अब बात यह है कि ह्यूमैनिटेरियन एड गई अंदर तो वो छोड़ेंगे नहीं। और आप कहते हैं कि आप हॉस्पिटल को मत टारगेट कीजिए, आप इस जगह को मत टारगेट कीजिए। जो जगह को टारगेट करने की तैयारी कर रहे हैं वहीं तो होस्टेजेस रखे हुए उन्होंने। तो अगर आप उसको टारगेट नहीं करेंगे तो होस्टेज को तो टनल्स के अंदर होस्टेज रखे हुए हैं। अब अगर आप टनल्स के अंदर नहीं घुस के मारेंगे तो ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं और यकीनन इसका ध्यान भी रखे जाने की जरूरत है। 200 से ज्यादा अगर बंधक बनाए गए हैं तो उनकी रिहाई कब होगी, किस रूप में होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसको कहने में किसी को कोई भी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यकीनन हर बात पर पॉलिटिक्स देश के भीतर होती है, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा उतनी ही जरूरी है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून बने हुए हैं उसका पूरी तरह से युद्ध में पालन किया जाना भी जरूरी है।